वेलकम टू अनुराग खेलिया यूट्यूब चैनल। और आज हम आपके लिए लेके आए न्यूज़पेपर लिस्ट 24 अक्टूबर का। 24 अक्टूबर की जो पहली खबर है हमारी, वो डोनाल्ड ट्रंप से रिलेटेड। यूएसए ने दोबारा से अपना जो एक पुराना हथियार है, जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के अंदर में कई बार यूज किया था, जिसके तहत लगभग 7,000 से ज्यादा सैंक्शन जो हैं वो यूएसए ने रशिया के ऊपर लगा रखे थे। डोनाल्ड ट्रंप ने जब से राष्ट्रपति बने हैं तब से उन्होंने इस हथियार का और सैंक्शंस का जिक्र अभी तक नहीं किया था रशिया के ऊपर लगाने का। लेकिन कल डोनाल्ड ट्रंप ने जो सैंक्शंस वो इंपोज कर दिए, और इस बार जो सैंक्शंस इंपोज किए हैं वो किए हैं रशिया की जो ऑयल मार्केट है और जो इस समय पर रशिया की अर्थव्यवस्था की एक सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी है, उसके ऊपर हिट करने की कोशिश की है डोनाल्ड ट्रंप। यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने जो दो रशियन ऑयल फर्म, जिसके अंदर में लोस्निक और जो लुपनिक, जो दो फर्म, उनके ऊपर यहां पर ऑयल सैंक्शंस लगा दिए। यहां पर जब ऑयल सैंक्शंस लगे हैं तो डायरेक्टली जो दो फर्म है उनके जितने भी एसेट्स यूएसए के अंदर में हैं वो सारे के सारे फ्रीज हो गए। और अब यहां पर जो सेकेंडरी सैंक्शंस हैं वो भी डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंसमेंट कर दी। 26 नवंबर तक का एक टाइम फ्रेम भी दिया है। 26 नवंबर के बाद जो ये सैंक्शंस हैं ये लग जाएंगे और उसके बाद जो सेकेंडरी सैंक्शंस हैं उनका असर पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला। यहां पर मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से अब रिएक्ट किया है वर्ल्ड लीडर्स, और यहां पर जो तीन इंपॉर्टेंट कड़ियां हैं उनके बारे में बताता हूं। सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि जिस तरह से व्लादिमीर पुतिन जो रशिया के राष्ट्रपति हैं वो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व नहीं करना चाहते, उनके ऊपर अब प्रेशर टैक्टिक्स जो है वो यूएसए ने लगानी शुरू की है, ताकि जो रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट जो है, जो लगभग 3.5 साल से ऊपर हो चुका है, वो चल रहा है यहां पर, उसके ऊपर अब उसकी अर्थव्यवस्था को हिट करके वो यहां पर चाहते हैं कि रशिया यहां पर कमजोर पड़े और जिस तरह से वॉर चल रहा है उसकी इकोनॉमी चरमरा जाए और फाइनली रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जो है वो यहां पर रिजॉल्व हो जाए। ये तर्क था डोनाल्ड ट्रंप का, और यहां पर अब किस तरह से बदलाव हुआ। अभी पिछले हफ्ते यह डिसाइड किया था कि डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो हंगरी की राजधानी बुदापेस्ट के अंदर में मिलने वाले हैं, लेकिन वो अब नहीं मिलेंगे। और यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जब तक रशिया कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं देगा यूएसए के राष्ट्रपति उनसे नहीं मिलेंगे, और इसीलिए अब ये फ्रेश सैंक्शंस लगाए गए। यहां पर जो व्लादिमीर पुतिन है उन्होंने कहा कि हम सेल्फ रिस्पेक्ट और हमारे देश की सॉवरेनिटी के ऊपर में इस तरह के जो सैंक्शंस हैं उनका असर नहीं होने देंगे। और जिस तरह से अब यूएसए ने हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं वो हमारे लिए निराधार है, और हम अभी भी रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के अंदर में आगे बढ़ते रहेंगे। वहीं पर जो जेलेंस्की है उन्होंने ये कहा कि ये जो सैंक्शन है ये बहुत ही अच्छा कदम है, क्योंकि यूक्रेन जो है वो ऑलरेडी जो फैसिलिटीज है, ऑयल की फैसिलिटीज है, वहां पर अटैक कर रहा है, जिसकी वजह से 20% जो आउटपुट है रशिया का वो कम हो गया है। यहां पर अब सैंक्शंस लगे हैं तो उनकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से खराब हो जाएगी, और इसीलिए जो जेलेंस्की है उन्होंने यहां पर इसका सपोर्ट किया। अब मैंने आपको ये बता दिया कि दोनों की दोनों फर्म, उनके ऊपर में जो सैंक्शंस हैं वो लग चुके हैं। अब इसका असर क्या होगा वर्ल्ड इकोनॉमी के ऊपर। रशिया जो है वो सऊदी अरेबिया के बाद दूसरी ऐसी कंट्री है जो सबसे ज्यादा ऑयल को प्रोड्यूस करती है, और ये दोनों जो कंपनी है ये 50% ऑफ जो रशियन ऑयल है उसको यहां पर एक्सप्लोर करती है। मार्केट में जो आता है वो 50% इन्हीं दो फर्म्स का आता है। अब इकोनॉमी का एक नॉर्मल रूल है जहां पर यह कहा जाता है कि अगर सप्लाई कम हो गई तो यानी कि सैंक्शंस लगने के बाद अब रशिया का जो 5 लाख बैरल प्रति दिन जो वो निकालते थे
और जो मार्केट के अंदर में आता था, अब 2.5 लाख बैरल जो है वो इन दोनों कंपनीज के ऊपर में सैंक्शंस लगने की वजह से अब हट जाएगा। और इसका असर जो है वो ऑयल मार्केट के ऊपर देखा गया, जहां पर 5% की जो वृद्धि है उसके दर के अंदर में हो चुकी। यहां पर अब यूएसए का जो एलआई है, यूरोपियन यूनियन, उसने भी अब फ्रेश सैंक्शन जो हैं वो रशियन फर्म्स के ऊपर में लगा दी। और इस सबका असर जो है वो इंडिया के ऊपर भी पड़ना शुरू हो चुका है, क्योंकि इंडिया जो है वो अपना 36 से लेके 38% जो ऑयल इंपोर्ट है वो रशियन फर्म से करता है। और अगर सैंक्शंस लग जाएंगे तो सैंक्शंस लगने की वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, जो इंश्योरेंस है, वो यहां पर नहीं मिलेगा। और जो भी फर्म अब रशियन ऑयल को परचेज करेगी इन दोनों कंपनी से, उनके ऊपर भी सैंक्शंस लग जाएंगे। तो इसीलिए अब जो रिलायंस है वो अब एक्सप्लोर कर रही है कि वो अदर मार्केट से जो ऑयल है उसको यहां पर इंपोर्ट कर सके। डोनाल्ड ट्रंप ने एक और क्लेम किया है, जहां पर उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह कहा है कि वो रशियन ऑयल को जल्द ही परचेज करना पूरी तरह से बंद कर देंगे। अभी तक हमारे विदेश मंत्रालय के द्वारा इस बात की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अपने फॉल्स क्लेम के लिए फेमस होते जा रहे हैं। तो यहां पर अब देखना यह होगा कि इन सैंक्शंस का असर इंडिया के ऊपर क्या पड़ता है। एक और डेवलपमेंट हुई, जहां पर मैं आपको कुछ दिन से बता रहा था कि एशियान की समिट जो है वो मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर के अंदर में होने वाली है। और 27 तारीख को डोनाल्ड ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी की बातचीत होने वाली थी, मीटिंग हो सकती थी। लेकिन यहां पर अब एक बड़ा बदलाव आया है, जहां पर अब प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो वर्चुअली इस समिट को अटेंड करेंगे और इंडिया का जो रिप्रेजेंटेशन है वो करेंगे हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर। तो फाइनली जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की और डोनाल्ड ट्रंप की एशियान समिट के दौरान जो मीटिंग हो सकती थी, अब वो नहीं होगी। यहां पर अब विपक्ष की तरफ से जो कांग्रेस पार्टी है, उन्होंने कहा कि जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एशियान समिट को अवॉइड किया है, यहां पर यह लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप से बचते फिर रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। यहां पर मैं आपको एक अलग एंगल बताता हूं। डोनाल्ड ट्रंप के साथ अगर आप फोन पे बातचीत करते हैं, अभी दिवाली के दौरान जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की और डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत हुई थी, वहां पर मेन मुद्दा यह था कि दिवाली की ग्रीटिंग्स एक्सचेंज हुई। और उसके बाद इंडिया की तरफ से जो नैरेटिव आया था, वहां पर यह कहा गया कि ग्लोबल ट्रेड ठीक रहे और टेररिज्म के खिलाफ हमें यहां पर कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं पर जो डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने कहा कि इंडिया ने यह कहा है कि हम रशियन ऑयल को परचेज करना पूरी तरह से बंद कर देंगे। और दोबारा से जो डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने कहा कि ट्रेड का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने इंडिया पाकिस्तान के बीच में सीजफायर करवाया था। डोनाल्ड ट्रंप अपने फॉल्स नैरेटिव की वजह से जिस तरह से एक गलत इमेज इंडिया की पोर्ट्रेट करते हैं, तो यहां पर एक बहुत ही अच्छा कदम हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा यह लिया गया है। क्योंकि यहां पर हम यह नहीं कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप किसी तरह का फॉल्स क्लेम करे और उसके बाद जिस तरह से एक सोशल मीडिया के दौर के अंदर में जो फॉल्स नैरेटिव है वो फैलता है, हम उससे अपना बचाव कर रहे हैं। लेकिन यहां पर हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी इसको वर्चुअली अटेंड करेंगे। उससे यह पता लगता है कि जो एशियान देशों का जो समूह, जिसके अंदर में 10 देश आते हैं, जिसके अंदर में इंडोनेशिया है, मलेशिया है और जितने भी जो उनके नेबरिंग कंट्रीज हैं, उन सबका जो समूह है ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बायलैटरली अगर हम देखें तो एशियान के साथ हमारा ट्रेड बहुत ज्यादा अच्छा है और हम एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तरफ भी बातचीत कर रहे हैं। तो यहां पर हम आसियान की जो समिट हो रही है उसकी इंपॉर्टेंस को समझ रहे हैं। हमारे विदेश मंत्री वहां पर इंडिया का रिप्रेजेंटेशन भी करेंगे। लेकिन सबसे जरूरी बात यह आ जाती है कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से फॉल्स नैरेटिव बनाते हैं, हम उससे बच सकते हैं। आपका इस बारे में क्या विचार है, आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि जिस तरह से जो कांग्रेस पार्टी ने एलिगेशन लगाया है, क्या वो सही है या डोनाल्ड ट्रंप से जो डायरेक्टली मुलाकात प्राइम मिनिस्टर मोदी अवॉइड कर रहे हैं वो सही आता है? आप हमें कमेंट करके बताइए। एक और डेवलपमेंट हुई, जहां पर हमारे कॉमर्स मिनिस्टर जो हैं वो यूरोप के अंदर में गए हुए हैं और यूरोप की जो
स्विट्जरलैंड की एक सिटी है जिनेवा, वहां पर कन्वेंशन हो रही है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। यहां पर हमारे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने बताया कि इंडिया यूएसए के बीच में जो ट्रेड डील है वो अभी भी बातचीत चल रही है और निकट भविष्य के अंदर में इंडिया जो है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप यूएसए के साथ कर लेगी। यहां पर उन्होंने दोबारा से इस बात पर बल दिया है कि इंडिया अपनी शर्तों के ऊपर में ट्रेड डील करेगा। यहां पर जो नेगोशिएशन है वहां पर एग्रीकल्चर सेक्टर और एग्रीकल्चर के साथ साथ जो डेयरी सेक्टर है वहां पर इंडिया अपनी मार्केट को नहीं खोलने वाला है। कल हमारे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने जो एनर्जी मिनिस्टर हैं जर्मनी की, उनसे भी बातचीत की है और यहां पर इंडिया और जर्मनी अब जो एनर्जी के क्षेत्र के अंदर में अब यहां पर और ज्यादा डील कर सकते। जर्मनी ने जिस तरह से जो न्यूक्लियर पावर को हटाकर जो रिन्यूएबल एनर्जी, जो सोलर की तरफ जिस तरफ से रुख बदला था, इंडिया जो है जिसने इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया था, इंडिया जो है वो चाहता है कि हम जो सोलर एनर्जी है उसको ज्यादा इस्तेमाल करें और उससे जो हमारा कोप 23 जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था उसको हम फुलफिल कर सके और इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस जो होते हैं उसको हम यहां पर नलिफाई कर सके। अब देखना यह होगा कि इस समिट के बाद क्या हमारे पीयूष गोयल जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं वो इंडिया यूएसए की जो ट्रेड टॉक्स है उनको यहां पर प्रोसीड करेंगे। क्या पीयूष गोयल जी यूएसए के डेलीगेशन से मिलेंगे और जिस तरह से वो आशावादी होकर ये बता रहे हैं कि इंडिया और यूएसए के बीच में जो ट्रेड डील है वो जल्द ही पॉसिबल है, वो फाइनली क्या धरातल पर आएगी। ओवरऑल जो ग्लोबल इकोनॉमी है वहां पर डोनाल्ड ट्रंप के जो सैंक्शंस हैं उसकी वजह से अब ऑयल मार्केट के अंदर में आए हुए उछाल का असर जो है वो इंडियन मार्केट के ऊपर भी पड़ेगा, क्योंकि इंडिया नेट इंपोर्टर है ऑयल का। डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पर एक और बात कही जहां पर उन्होंने कहा जिस तरह से चाइना सबसे बड़ा बायर है रशियन ऑयल का, यहां पर रशिया के जो सैंक्शंस लगे हैं चाइना ने इस बात को पूरी तरह से नकार दिया है और उन्होंने ये कहा है कि वो इस तरह के जो सैंक्शंस जो यूएसए ने लगाए हैं इनके खिलाफ है और ये वर्ल्ड ऑर्डर के खिलाफ जाता है। उन्होंने ये भी कहा है कि वो अभी भी रशिया से ऑयल को परचेज करते रहेंगे और जिस तरह से चाइना और यूएसए के बीच में जो ट्रेड वॉर चल रहा है क्या ये एक अलग माइलस्टोन बनेगा जहां पर अब ट्रेड टॉक्स के साथ साथ अब रशियन फर्म्स के साथ साथ सेकेंडरी टैरिफ जो हैं वो चाइना की फर्म्स के ऊपर भी लग जाएंगे। ओवरऑल जो अगला एक महीना है वहां पर हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हम हमारे ऑयल इंपोर्ट्स किस तरफ से करेंगे। तो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी वो डिफेंस मंत्रालय से रिलेटेड, जहां पर कल हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने जो डीएसी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो जिनके वो चेयरपर्सन है यहां पर अब एक्सेप्टेंस का नोट दे दिया है। अब लगभग 79,000 करोड़ के जो नए इक्विपमेंट्स नए सिस्टम जो है वो हमारी तीनों आर्म्ड फोर्सेस के अंदर में इंडक्ट करवा दिए जाएंगे। इससे जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं वो और ज्यादा लीथल हो जाएंगी, उनकी मोबिलिटी ज्यादा बढ़ेगी और जो इंटेलिजेंस गैदरिंग है वो भी यहां पर होगी। इसके अंदर में ये कहा जा रहा है कि जो इंडियन आर्मी है उसके अंदर में नाग मिसाइल सिस्टम जो है वो यहां पर इंडक्ट कर दिया जाएगा और इसके साथ साथ जो NAIMS जो एक ट्रैकिंग सिस्टम है उसको भी इंडियन आर्मी के अंदर में इंडक्ट करवाकर और ज्यादा गन्स को प्रोक्योर किया जाएगा ताकि हम यहां पर जब अगर कोई एक्टिविटी है उसको मॉनिटर कर सके, ट्रैक कर सके और उसके बाद एक प्रिसीजन के साथ हिट कर सके। वहीं पर जो हमारी इंडियन नेवी है उसके अंदर में LPD दो लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म डॉक्स जो हैं वो यहां पर नए इंडक्ट किए गए। इससे जो हमारा ह्यूमैनिटेरियन मिशन है नेवी का उसके अंदर में भी असर पड़ेगा और हमारी जो नेवी है वो और ज्यादा लिथल हो जाएगी। वहीं पर जो हमारी एयरफोर्स है उसके अंदर में अब नए सिस्टम इंडक्ट किए जाएंगे जिसके अंदर में पहला है CLRTS जिसका मतलब है कोलैबोरेटिव लॉन्ग रेंज टारगेट सैचुरेशन एंड डिस्ट्रक्शन सिस्टम। यहां पर हम अब जो सिस्टम है उसके तहत हम टारगेट को लॉन्ग रेंज से ही आइडेंटिफाई कर पाएंगे और प्रिसीजन के साथ हम यहां पर हिट कर सकते हैं। इस तरह की जो प्रोक्योरमेंट है वो हमारी
ट्राई नेशन जो सर्विस है जिसके अंदर में नेवी, आर्मी और एयरफोर्स जो है वहां पर अब एक्सेप्टेंस नोट दे दिया है और अब जल्द ही जो ये सिस्टम है ये हमारे डिफेंस फोर्सेस के अंदर में इंडक्ट करवा दिया जाए। तो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी, वो हमारे पड़ोसी देश भूटान से है, जहां पर 16 और 17 अक्टूबर हमारी जो होम मिनिस्ट्री है वो यहां पर गई थी, जहां पर अब इंडिया और भूटान के बीच में जो सिक्योरिटी कोऑपरेशन है और जो बॉर्डर मैनेजमेंट है उससे रिलेटेड यहां पर अब समीक्षा की गई। यह समीक्षा ये बताती है कि भूटान जिसके साथ लगभग हम 650 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं, जहां पर सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश जो हमारे स्टेट्स हैं वहां पर ये बॉर्डर है। अब यहां पर जो बॉर्डर मैनेजमेंट है और जो सिक्योरिटी रिव्यू वो यहां पर अब किया गया है, जहां पर भूटान ने इंडिया के साथ अपनी जो डिफेंस पार्टनरशिप है उसको यहां पर बढ़ाने की बात की। जो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी वो इसरो से रिलेटेड है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है उनके जो चीफ है वी नारायणन, उन्होंने बताया कि जो गगनयान मिशन है वो 90% अब डेवलप्ड हो चुका है। गगनयान मिशन की जो जानकारी है वो यहां पर दी गई, जिसके अंदर में बताया गया कि 2027 के अंदर में जहां पर हम अब अपना जो एक मैन्ड मिशन जो है जो स्पेस के अंदर में भेजेंगे और उसी के साथ इंडिया जो है वो उस एलीट ग्रुप के अंदर में आ जाएगा जो अपने एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस के अंदर में भेज भी सकता है और वापस भी लेके आ सकता है। वो 2027 में होगा, लेकिन उससे पहले 3 से 4 अनमैन्ड मिशन जो है वो भी फुलफिल किए जाएंगे और जल्द ही जो हमारा स्पेस प्रोग्राम है वो उस लेवल पर पहुंच जाएगा जहां पर हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि यूरोपियन एजेंसी, यूएसए, रशिया और चाइना को हम यहां पर काउंटर कर सकते हैं हमारे स्पेस एक्सप्लोरेशन के अंदर। अब चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। जो नेक्स्ट खबर है हमारी वो हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से रिलेटेड। हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो केरला के विजिट के ऊपर में गई और यहां पर कल उन्होंने जो केरला के अंदर में जिस तरह से लिटरेसी बढ़ी है और जो लिटरेसी है वो मेन पैरामीटर बताया उन्होंने केरला की डेवलपमेंट का। केरला जहां पर मैंने आपको कल बताया था कि एक्सट्रीम पुअर्टी खत्म करने वाला वो पहला स्टेट बना है केरला, तो यहां पर हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बताया कि जिस तरह से केरला की स्टेट गवर्नमेंट ने जो लिटरेसी के ऊपर में जिस तरह से काम किया वो एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, वो डेवलपमेंट का सबसे बड़ा आयाम है केरला के लिए। यहां पर जो हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं उन्होंने हमारे पूर्व राष्ट्रपति के.आर. नारायणन की जो एक प्रतिमा है जो राजभवन के अंदर में, इसको भी इनॉग्रेट किया। हम चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। जो नेक्स्ट खबर है हमारी वो इलेक्शन कमीशन से है और इलेक्शन कमीशन ने अब प्रॉपर रोड मैप जारी कर दिया है कि जल्द ही पैन इंडिया जो SIR है उसको कंडक्ट करेगा और जो पहला फेज है उसके अंदर में 10 स्टेट्स यहां पर इंक्लूड किए जाएंगे। यहां पर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अगले महीने, यहां पर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अगली साल जिस तरह से जो असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरला, वेस्ट बंगाल के अंदर में जो इलेक्शंस होने वाले हैं इन सब स्टेट्स के अलावा और स्टेट्स को इंक्लूड कर दिया जाएगा और एक फेज मैनर में पूरे देश के अंदर में जो SIR है जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है वो की जाएगी। जो नेक्स्ट खबर है हमारी वो बॉम्बे हाईकोर्ट से आई है, जहां पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह कहा है कि जो संजय गांधी नेशनल पार्क जो मुंबई और थाने के बीच में है, यहां पर जिस तरह से लैंड का इंक्रोचमेंट हो रहा है, अब उसकी समीक्षा के लिए उन्होंने यहां पर एक SIT का गठन किया है और SIT की जो अध्यक्षता है वो करेंगे इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस दिलीप बालासाहेब भोसले। यहां पर जो बॉम्बे हाई कोर्ट है उन्होंने कहा कि वो पिछले 30 साल से यहां पर ऑर्डर जारी कर रहे हैं कि जो संजय गांधी नेशनल पार्क है उसको यहां पर विस्तार किया जाना चाहिए और उसके अंदर में जो इंक्रोचमेंट है उसको यहां पर रोक देना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि 1997, 1999, 2000, 2003 के अंदर में वो जजमेंट दे चुके हैं और 154 किलोमीटर का जो ये नेशनल पार्क बनना था उसके अंदर में अब तक फिर सिर्फ 49 किलोमीटर ही डेवलप कर पाई है और सिक्योर कर पाई है स्टेट गवर्नमेंट। अब यहां पर इसकी सुनवाई अगले साल 5 फरवरी को की जाएगी और उससे पहले
जो फॉर्मर हाई कोर्ट के जो जज हैं वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे और उसके बाद अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये फैसला किया है कि वो जल्द से जल्द ये चाहती है कि संजय गांधी नेशनल पार्क का पूरा डेवलपमेंट हो, क्योंकि एक लाइफलाइन के तौर पर रहता है मुंबई और थाने के जो निवासी हैं उनके लिए। तो नेक्स्ट खबर है हमारी, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो एक इंपॉर्टेंट स्तंभ है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट है जो सीजीआई है उससे रिलेटेड। इस समय पर हमारी जो सीजीआई है वो है जस्टिस बीआर गवाई, और जस्टिस बीआर गवाई जो है वो अगले महीने 24 नवंबर को रिटायर करने वाले हैं। और अब यहां पर यूनियन गवर्नमेंट ने जो सीजीआई है उससे यहां पर रिकमेंडेशन मांगी है कि कौन आपका सक्सेसर होना चाहिए। जो हमारे मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बीआर गवाई हैं वो भूटान की एक विजिट के ऊपर गए हैं, और उसके बाद अब जो ये फैसला है वो लिया जाएगा कि जस्टिस सूर्यकांत जो लाइन में है और नेक्स्ट सीजीआई बनने वाले हैं उनको यहां पर अब सीजीआई के तौर पर रिकमेंडेशन किया जाएगा जस्टिस बीआर गवाई के द्वारा। जस्टिस सूर्यकांत जिनका जन्म 1962 के अंदर में हिसार हरियाणा के अंदर में हुआ था, वो होंगे हमारे 53rd सीजीआई। और जस्टिस सूर्यकांत जो है वो एक लंबा कार्यकाल रखेंगे जहां पर उनकी रिटायरमेंट जो है वो फरवरी 2027 के अंदर। अब हम चलते हैं इंटरनेशनल न्यूज की तरफ, जहां पर पहली खबर जो है वो इजराइल से आई, जहां पर जेडी वेंस जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं और उसके साथ साथ जो मार्को रूबियो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स हैं, अब उन्होंने इजराइल को वार्निंग दी है कि जिस तरह से इजराइल की जो संसद है उन्होंने वेस्ट बैंक के अंदर में अब अपनी जो सेटलमेंट की अब यहां पर जिस तरह से स्वीकृति दे दी है इसको ना किया जाए, और अगर ऐसा किया जाएगा जो यूएसए है वो इजराइल के खिलाफ जा सकता है। ये बात अब जेडी वेंस ने कही। यहां पर एक और डेवलपमेंट हुई है जहां पर अब डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि जो फिलिस्तीन के जो लीडर हैं बुखरानी, उनको यहां पर जो इजराइल है उसको यहां पर रिहा कर देना चाहिए, क्योंकि जो हमास है वो चाहता है कि जो फिलिस्तीनी नेता हैं उनको यहां पर रिलीज कर दिया जाए। यहां पर जेडी वेंस ने एक और बात कही है जहां पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से अब गाजा के अंदर में शांति बहाली हुई है, जो हमास जो है वो जल्द ही अपने हथियारों को त्याग देगा और ओवरऑल जो शांति है वो बहाल हो जाएगी इजराइल और फिलिस्तीन के अंदर। जो नेक्स्ट खबर है हमारी वो क्यूबा से आई, जहां पर क्यूबा के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं यूनाइटेड नेशन के अंदर में उन्होंने ये कहा है कि जिस तरह से यूएसए ने जो ब्लॉकेड लगा रखा है क्यूबा के ऊपर में, अब यहां पर उनके लिए मुश्किल हो गया है कि वो अपनी अर्थव्यवस्था को यहां पर सुरक्षित रख सके। इसीलिए अब क्यूबा ने रुख अख्तियार किया है कि वो जल्द ही अब ब्रिक्स नेशन की तरफ जा सकता है, और अगर ऐसा होता है तो उससे जो ब्रिक्स नेशन है जिसके अंदर में इंडिया जो है वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है और एक फाउंडिंग मेंबर है, जहां पर शुरुआत 4 नेशन से हुई थी, उसके बाद साउथ अफ्रीका, और अब मिलकर 10 नेशन का जो समूह हो गया है, यहां पर इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है। और अगर इसकी इंपॉर्टेंस इसी तरह से बढ़ेगी तो उससे इंडिया को एक इंपॉर्टेंट बेनिफिट मिलेगा और हम यहां पर एक प्रॉपर काउंटर कर पाएंगे यूएसए और यूरोपियन यूनियन। जो नेक्स्ट खबर है हमारी वो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड है, जहां पर अब ईयू ने यह कहा है कि वो यूक्रेन को फंड करती रहेगी अगले 2 साल तक, और उसके लिए वो इस्तेमाल करेगी रशियन एसेट्स का जो फ्रोज कर दिए गए। यहां पर आपको मैं एक बात बताता हूं कि जब 24 फरवरी 2022 जब रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था, उसके बाद लगभग $600 बिलियन के जो रशिया के जो एसेट्स थे जो यूएसए और यूरोपियन यूनियन के अंदर में थे उनको फ्रीज कर दिया था। और अब जो यूरोपियन यूनियन है वो रशियन फंड्स का इस्तेमाल करते हुए यूक्रेन की मदद करेगी और यूक्रेन को फंडिंग प्रोवाइड करेगी। क्या ये सही है? क्या आप एक बात बताइए, रशिया की मनी है, रशिया की मनी उन्होंने सेफ हार्बर कर रखी थी यूरोपियन यूनियन के अंदर में और यूएसए के अंदर में, और अब उसी का इस्तेमाल रशिया के खिलाफ हो रहा है। तो यहां पर एक वार्निंग साइन सब देशों के लिए आता है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो अपने हिसाब से हमारे एसेट्स का भी इस्तेमाल कर सकती है। तो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी वो चाइना से, और चाइना के अंदर में जो उनकी कम्युनिस्ट पार्टी है उसके अंदर में हर 5 साल के अंदर में एक मीटिंग होती है और ये डिसाइड किया जाता है कि अगले 5 साल के लिए जो प्लानिंग है वो की जाती है।
यहां पर ये मीटिंग जो हो रही है, इसी बीच में जिस तरह से जो 11 जो आर्मी के पर्सनल जिनके अब जेल सेंटेंस दे दिया गया है, यहां पर एक बड़ा बदलाव हो रहा है। और जो शी जिनपिंग है, उन्होंने अगले 5 साल के अंदर में कहा है कि चाइना को वो और ज्यादा बुलंदियों के तरफ लेके जाएंगे। और जिस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो चाइना के अंदर में बढ़ रहा है, उसको यहां पर खत्म कर दिया जाएगा। इसी के साथ साथ जो 4 नए मेंबर जो हैं, जो प्यूलिट ब्यूरो के अंदर में, वो इंक्लूड किए गए हैं इस मीटिंग के अंदर। जो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी, वो हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से है, जहां पर पाकिस्तान का जो बैंड पॉलिटिकल पार्टी है टीएलपी, उसने यहां पर प्रोटेस्ट किया और प्रोटेस्ट के अंदर में 5 लोग मारे गए। जो टीएलपी, जो तहरीके लबैब पाकिस्तान जो है, वो यहां पर चाहती है कि जिस तरह से गाजा के अंदर में इजराइल ने जो अत्याचार किया है, और वो चाहती थी कि यूएसए की एम्बेसी के सामने वो यहां पर प्रोटेस्ट करे। और इसके लिए वो चाहते थे कि इस्लामाबाद जो उनकी राजधानी है वहां पर आए। अब यहां पर जो क्लैश है वो इसी बात पर है कि अभिव्यक्ति की आजादी जो है वो टीएलपी को नहीं मिल पा रही। जो लास्ट खबर है हमारी, वो हमारे जो ईस्टर्न साइड में जो 2 कंट्रीज हैं, कंबोडिया और थाईलैंड, जिनके बीच में एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हो गया था अब से ठीक 2 महीने पहले। और उसके बाद थाईलैंड के अंदर में जो तख्ता पलट है वो भी हो चुका था। अब फाइनली जो थाईलैंड और कंबोडिया जो है वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और बॉर्डर के अंदर में जो शांति है उसको बहाल किया जा रहा है। That's all for today. Thank you very much and please subscribe to Anurag Khelia YouTube channel. Thank you.